हेलो एवरीवन। आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। देखिए 422 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी तेजी हमें जरूर देखने को मिली इसमें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडसइंड बैंक में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 421 422 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें पिछले एक महीने की, तो पिछले एक महीने में 34 से 35% का ग्रोथ है। 313 रुपए तक शेयर टूट गया था, एक बड़ी रैली आई, 475 रुपए पर शेयर गया, फिर नीचे आया 380 पर, फिर तेजी आई 470 475 पर शेयर गया, फिर अभी नीचे आया है 420 रुपए के आसपास। पिछले एक साल में इंडसइंड बैंक में 72% की गिरावट है। अब देखिए 1665 रुपए से शायद गिरता हुआ नीचे आया है। और कोरोना के चलते, कोरोना के बाद तो भैया गिरावट जो है वो और ज्यादा बड़ी होती हुई दिखाई दी गई हमें। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में 70% की गिरावट है। 2000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था ये शेयर। 2000 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर चुका था ये शेयर। और आप खुद देखिए, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। 10 साल की बात करें तो इंडसइंड बैंक में पिछले 10 साल में 123% का ग्रोथ है। 175 रुपए के ऊपर शेयर ऑलमोस्ट ट्रेड हुआ करता था 2010 के साल में। बाद में इतनी बड़ी रैली आई, इतनी बड़ी रैली आई कि भैया सीधा 2018 आते आते ये शायद 2000 रुपए तक पहुंच गया। 2000 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे गिरावट आई है और काफी बड़ी गिरावट आई है। देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 28,640 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें जरूर देखने को मिल रहा है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करें शेयर होल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं कि एफआईज जो है वो अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी बिकवाली पर उतर आए हैं। एफआईज 52% की जो होल्डिंग थी वो सीधी इंक्रीज करके 55% तक पहुंच चुके हैं। म्यूचुअल फंड पहले जो 12.64% की होल्डिंग रखते थे, अब वो 10.86% की होल्डिंग ओन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो पहले 3.80% की होल्डिंग रखते थे, अब वो 3.20% की होल्डिंग रखते हैं, तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम की है यहाँ पर। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो पहले 16.29% की होल्डिंग थी, अब वो 15.45% की होल्डिंग है उनकी। प्रमोटर की बात करें तो इंडोसेंट इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड है, जिनके पास 9.61% की होल्डिंग है। लेकिन आप देखिए प्रमोटर के द्वारा 26% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है, तो ये एक ड्रॉबैक जरूर रहेगा। 37 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 440 से भी ज्यादा एफआईज यहाँ पर इन्वेस्टेड है। 440 से भी ज्यादा एफआईज ने पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर यहाँ पर यूरोप पैसिफिक ग्रोथ फंड है, जिनके पास 3.66% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.90% की देखने को मिल रही है। डिविडेंड इन्होंने पिछले साल पे किया था 75% का, मतलब 7 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड इन्होंने पे किया था। इंडोसिंड बैंक के बारे में अगर मैं देखूं तो आप देखिए टेक्निकल रेटिंग कुछ खास अच्छी इनकी नहीं दिखाई दे रही है। पी मैं मानता हूं काफी कम है 6.71, लेकिन इंडस्ट्री पी के कंपेयर में पी काफी कम है। इंडस्ट्री पी तकरीबन 24.47% का है। बुक वैल्यू 381 है, प्राइस टू वैल्यू 1.12 है, ईपीएस 63.70 है और डिलीवरी तकरीबन 9.15 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 52% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 41% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और तो और आप देख सकते हैं कि मार्च क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं वो उतने अच्छे नहीं थे। सिर्फ 301 करोड़ का मुनाफा कमाया है इसने, बैंक ने सिर्फ 301 करोड़ का ही मुनाफा कमाया है, जबकि इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में 1300 करोड़ तक का प्रॉफिट था इनके पास। सितंबर में तो 1380 करोड़ तक का प्रॉफिट था और जून में तो 1432 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट डिक्रीज हुए हैं। और मार्च में तो भैया बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और जून में ये गिरावट जो है मतलब वो और बड़ी भी हमें देखने को मिल सकती है। कर्जा भी है, तकरीबन 2,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है। तो देखिए मैं मानता हूँ कि काफी सारे जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने अभी भी इसमें 500 रुपए का टारगेट देके रखा है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि अगर आप प्रॉफिट में आ चुके हैं, अगर आपने शेयर खरीदा है और आप प्रॉफिट में आ चुके हो, तो बेच कर निकलना आई थिंक एक सही ऑप्शन यहाँ पर होगा आपके पास। मुझे नहीं पता कि ये शेयर 450 तक जाएगा, 480 तक जाएगा,
ये मुझे नहीं पता, और इवन ये कहना भी मुश्किल है कि शायद 300 तक भी टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर तय है कि आने वाले दिनों में जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो छोटे बिजनेसेस हैं वो काफी हद तक बर्बाद होने वाले हैं, और तो और काफी लोगों की नौकरियां तक जा चुकी है। भले ही ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग रही हो, लोगों को लग रहा हो कि यार अभी भी इतना भी बुरी हालत नहीं है, लेकिन अगर आप डेली रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि भैया हर महीने लोगों की, लाखों लोगों की नौकरियां जा रही है, हर महीने लाखों लोगों की नौकरियां जा रही है। अब आप खुद सोचिए कि जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं वो लोग किसी ना किसी, मतलब उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक से पैसा लेकर अपना गुजारा चलाते हैं, मतलब कि चाहे उनकी होम लोन चल रही हो, या फिर चाहे कोई पर्सनल लोन चल रही हो, या फिर कोई और तरीके की लोन चल रही हो, या फिर अपने बच्चों की कोई एजुकेशन लोन चल रही हो, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने किसी और चीज में अगर निवेश भी करने का उनका प्लान हो तो वो ना भी करे। ठीक है, बैंक से अपना पैसा जो है वो निकालना भी शुरू करे, क्योंकि भैया उनको पैसों की जरूरत है, उनके पास नौकरी नहीं है, तो जो सेविंग्स उन्होंने जो करी है और जो पैसा उन्होंने बैंक में रखा हुआ है, तो लोग क्या करेंगे, इनकम आएगी नहीं, जो पैसा ऑलरेडी उनके पास बैंक में है वो लोग निकालना शुरू करेंगे, ताकि उन पैसों से वो लोग अपना घर चला पाए। तो आप खुद सोचिए कि बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जिन जिन लोगों ने बैंक में पैसा रखा हुआ है वो लोग धीरे धीरे पैसा निकालने लगेंगे। तो ये एक सिचुएशन है, ये एक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर मैं अपना एग्जांपल दे दूं, ठीक है, कि मेरी कोई मैं किसी कोई कंपनी में 50,000 रुपए की नौकरी पर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और बैंक में मेरे पास अभी 2 लाख रुपए है, तो वो बैंक के लिए अच्छी चीज है, मेरे जैसे कई लोग होंगे, ठीक है। और मान लीजिए कल को मेरी नौकरी नहीं रही तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक में कोई नया पैसा डाल नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं अपना डेली का खर्चा चलाने के लिए मैं बैंक से पैसा निकालूंगा, अपनी जो सेविंग्स है बैंक में उसको मैं निकालना शुरू करूंगा। तो बैंक्स की जो डिपॉजिट्स होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो यही एक चीज है कि जो छोटे जो बैंक जिसको एक बहुत बड़ा नुकसान इनसे हो सकता है कि भैया अगर लोगों की नौकरियां जा रही है, अगर बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं, तो लोग बैंक में रखा हुआ जो पैसा होता है उसको धीरे धीरे यूज करना शुरू करते हैं। और बैंक के पास उतनी इनफ लिक्विडिटी अगर ना हो, कैश फ्लो ना हो, तो बैंक धीरे धीरे टूटने लगता है, बैंक धीरे धीरे पैसा देने से मना करता है। हालांकि ऐसा चीजें होना इतनी जल्दी होगा ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी जो छोटे बैंक है उनके ऊपर एक बड़ी तलवार अभी भी लटक रही है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। तो भले टेक्निकल रेटिंग इनकी कुछ खास अच्छी अभी भी नहीं है, पी भले इनका कम है, और देखिए पैसा अभी भी नहीं कमा रहे। पैसा जो है, मतलब अगर हम बात करें तो बहुत ही कम मुनाफा इन लोगों ने कमाया हुआ है। तो बैंकिंग सेक्टर पर एक बहुत बड़ा दबाव रहेगा आने वाले दिनों में, और इसीलिए मैं यही कहूंगा कि मैं, इंडसइंड बैंक है, आरबीएल बैंक है, ऐसी बैंकों पे मैं उतना बड़ा पैसा लगाना पसंद नहीं करूंगा। खास करके आप खुद देखें कि इंडसइंड बैंक पर 400 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो पैसा लगाना मैं उतना ज्यादा यहाँ पर पसंद नहीं करूंगा। अगर मुझे पैसा लगाना होगा तो मैं धीरे धीरे वेट करूंगा। मैं आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी, सबसे पहले मैं चूज करूंगा एचडीएफसी। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर में मैंने कोई शेयर खरीदा है तो मैंने सिर्फ दो ही कंपनियों के शेयर खरीदे हैं बैंकिंग सेक्टर में, एक है एचडीएफसी और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। तीसरा तीसरा भी एक मैंने खरीदा है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है, अगर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट होगा तो मैं बेच के निकल भी लूंगा, और वो है फेडरल बैंक। लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेश की अगर मैं बात करूं तो मैंने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर मैं दाव खेलना पसंद करूंगा। अगर इन शेयर्स में गिरावट भी आती है तो मैं धीरे धीरे और शेयर्स खरीदने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं अपना पैसा इंडसइंड बैंक है, आरबीएल बैंक है, इन सब में डालना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूंगा इस दौर में। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा रिस्की शेयर जरूर है, आप चाहे तो अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ना आपको बेचने की सलाह दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। आप जो भी डिसीजन ले वो आप ही का होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डिसीजन आप ही को लेना है, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह मशवरा भी आप जरूर कर लीजिएगा। मार्केट में गिरावट भी आएगी, लेकिन एक बात तय है कि भैया वक्त रहते मार्केट रिकवर भी कर जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि मार्केट गिरा है, मार्केट इससे पहले भी काफी पॉइंट्स गिर चुका है, लेकिन मार्केट रिकवर कर लेता है। तो मुझे भी यही लगता है कि आने वाले दिनों में गिरावट आने वाली है मार्केट में, तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप मार्केट लीडिंग जो शेयर है उनको चुने,
ना कि रिस्की शेयर। और इंडोसिंड बैंक मुझे हाईली रिस्की शेयर लग रहा है, हाईली रिस्की शेयर, तो इसके ऊपर तो मैं पैसा लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडोसिंड बैंक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।